अभी हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने फिजिक्स में? पुष्कर, प्रियांश, हेलो। महेंद्र, गोल्ड। हाँ, हेलो। हेलो हेलो। यस। सर मैं मोहित बात कर रहा हूँ। सर एक्चुअली क्या है, इनका चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो रखा है। हाँ हाँ। ठीक है, एंड ओके। 11 इनका स्टार्ट हुआ था, तो आप चैप्टर 11 को ही एक बारी कंटिन्यू कर दें इनके लिए। चैप्टर 11 का नाम बता दीजिए सर। थर्मोडायनामिक। थर्मोडाय, हाँ वही मैंने ये रखा है खोल के। वो मुझे मेरे से बोल गया था कि थर्मोडायनेमिक्स हाँ, पढ़ाना है। ये था। हाँ हाँ, थर्मोडायनेमिक्स ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ओके सर। हाँ हाँ। और अभी थोड़ा मेरे साइड से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज रहेगा क्योंकि मेरा दूसरे लैपटॉप पे एक मीटिंग चल रहा है, तो वो मैं लॉग आउट नहीं कर सकता। ओके, सो प्लीज ओके मैनेज करो आप लोग आज ओके के लिए। ओके हाँ, तो वो अभी मीटिंग चल ही रहा है, वो अभी कंटिन्यू है तो। ओके ओके। हाँ हाँ, इसलिए। ठीक है, तो अभी हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं क्या, या फिर स्टार्ट कर दूं मैं? सर बस 5 मिनट वेट कर लीजिए, बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, 5 मिनट। टेन हाँ, सेवन फिफ्टीन से 7:15 से स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए चलिए, कोई नहीं सर, ओके। ओके ओके ओके।
स्टार्ट कर दिया जाएगा? ये सर कर दीजिए, बच्चे आएंगे तो वो ज्वाइन होते रहेंगे। हाँ 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 वही। ओके, सो ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी का मतलब क्या हो जाता है? केटीजी ने का मतलब है काइनेटिक सर थ्योरी आपकी ऑफ। आवाज नहीं आ रही धीरे क्या? आ रही है बहुत। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सर अभी? यस सर। हाँ ओके। सो ये जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों को स्टडी किस चीज के बारे में करना है? गैसेस के बारे में स्टडी करना है, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है, उनका नेचर समझना है कैसा होता है, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअल में देखा जाए तो फिजिक्स में कई सारे टीचर्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को और थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग फॉर्म में पढ़ाते हैं। पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आफ्टर दैट थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको एक साथ में ही कवर पूरा करके चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ अजम्पशंस हैं, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ अजम्पशंस क्या क्या हैं? देखो, जो भी अजम्पशंस होते हैं वो रियल नहीं है ना। जैसे बोर ने कोई पोस्टुलेट दिया, या अगर हम लोग कहते हैं, बात करते हैं, आप लोग 11th क्लास से आप लोगों ने पढ़ा होगा आइडियल स्ट्रिंग, आप लोगों ने पढ़ा होगा मासलेस स्ट्रिंग। तो यार मासलेस स्ट्रिंग कभी एग्जिस्ट करता है क्या? कभी होता ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मासलेस स्ट्रिंग हो जाए, मासलेस पुली हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं होता कि मासलेस पुली नाम की कोई चीज हो जाए, ठीक है, लेकिन पढ़ना होता है हमको, ठीक। तो वही चीज है यहाँ पे भी है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ हम लोग असम्पशंस की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सही बात है कि गैस के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो भी मॉलिक्यूल होते हैं गैस के पास, वो बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल अगर बोला जाए आपसे कि एक मॉलिक्यूल आप देख के बता दो, तो क्या एक सिंगल मॉलिक्यूल को आप देख सकते हो? नहीं देख पाओगे। लेकिन पूरी गैस की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स हमें पता रहते हैं। So these molecules are identical, perfectly elastic and hard spheres. जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक फीचर बताया गया है कि क्या क्या फीचर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो भी रहेंगे वो आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक और हार्ड स्फेयर्स रहते हैं, क्योंकि बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्ड ही होगा। अब छोटे से छोटा मॉलिक्यूल अगर आप बनाओगे तो वो हॉलो मॉलिक्यूल तो नहीं बन सकता, अंदर से खोखला हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप अगर एक पेन से एक पॉइंट भी रखते हो अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे, तो वो पॉइंट भी जो होगा वो सॉलिड ही होगा। आप छोटे से छोटा पॉइंट जो बनाएंगे वो हॉलो नहीं हो सकता, ठीक है। They are so small that the volume of molecule is negligible as compared with the volume of the gas. ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि पूरी गैस का जो भी वॉल्यूम होगा, पूरी गैस की अगर हम लोग बात करते हैं, कोई भी एक गैस है वो कंटेनर में भरी गई है, तो उस गैस का पूरा जो वॉल्यूम होगा वो एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा। ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत ही कम है, और उस जैसे कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के वो पूरी गैस बन के तैयार हुई। तो सीधी सी बात यह है कि जो भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा गैस का, उसका वॉल्यूम पूरी गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा, यानी वेरी स्मॉल होगा, यानी एक मॉलिक्यूल से कोई लेना देना होगा नहीं। स्पेशली देखा जाए पूरी गैस के कंपेयर में एक मॉलिक्यूल का कोई वैल्यू नहीं। हालांकि वो एक एक करके छोटे छोटे कई सारे मॉलिक्यूल से मिलके ही वो गैस पूरी बनके तैयार हुई है ना। लेकिन अगर उस सिंगल मॉलिक्यूल को अगर आप देखते हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन इज कंप्लीटली रैंडम। अगर हम लोग बात करते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल का कोई स्पेशल डायरेक्शन होता है कि वो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है या किसी दूसरे पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कई सारे गैसियस मॉलिक्यूल हैं, तो ये मॉलिक्यूल कहीं भी जाने के लिए फ्री होता है। ये मॉलिक्यूल कहीं भी रैंडम मोशन करने के लिए अपने तरफ से फ्री होता है। ये मॉलिक्यूल कहीं भी जा सकता है, इधर उधर कहीं भी जा सकता है, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है।
ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ये सारे के सारे assumptions चल रहे हैं, अभी गौर से सुनते जाना, आगे की चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दीज मॉलिक्यूल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इज फ्री मोशन मोस्ट ऑफ द टाइम। अब जो भी मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा कोलिजन करने के लिए, जो भी टाइम लगता है, जैसे एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, इनको आपस में कोलिजन करना है, तो इस मॉलिक्यूल को यहां तक तो आना पड़ेगा ना। इनको आपस में कोलिजन करने के लिए जो डिस्टेंस कवर करनी होती है, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लैम्डा। उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? लैम्डा। और लैम्डा का मतलब होता है फ्री पाथ। आहा, एक सेकंड रुकिएगा, देखो मेरा नाम बोला गया है, एक मिनट रुको जरा, प्लीज प्लीज। ओके, सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा आज। हाँ, तो मैं आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा था कि अगर जैसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हम बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, इनको आपस में कोलिजन करना है, तो कोलिजन करने के लिए दो पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास आना होगा। अब उनको जब पास आना है तो कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर करनी होगी। तो जो भी डिस्टेंस उनको कवर करनी रहती है, उस डिस्टेंस का नाम क्या होता है? फ्री पाथ। उस डिस्टेंस का नाम हम लोग क्या लिख देते हैं? फ्री पाथ। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्री पाथ, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को, इस वाले मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल तक कोलिजन करने के लिए जाने में कुछ टाइम भी लगेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल कोई भी होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर उसको जाना है तो कोई ना कोई टाइम भी उसको लेना पड़ेगा, कोई ना कोई टाइम तो लगेगा ना। तो यहाँ जो भी टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस टाइम को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे? इस टाइम को हम लोग बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया है सबको। बात करते हैं, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो, मॉलिक्यूल, अगर गैसियस मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, वो किसी कंटेनर में भरे गए, तो जो भी मॉलिक्यूल्स है वो आपस में भी कोलिजन कर रहे होंगे और वो कंटेनर की दीवारों से भी टकरा रहे होंगे। तो जो भी उनका कोलिजन चल रहा है, आपस में कोलिजन हो रहा है या फिर कंटेनर की दीवारों से कोलिजन हो रहा है, तो वो कोलिजन कंप्लीटली कैसा है? यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है? इलास्टिक। और इलास्टिक कोलिजन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो मोमेंटम रहता है वो कैसा रहता है? कंजर्व। मोमेंटम कैसा रहता है? कंजर्व। यानी एक मॉलिक्यूल अगर कंटेनर की दीवार से टकरा रहा है, उसका जितना मोमेंटम टकराते टाइम पे है, उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद भी रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। और उसका काइनेटिक एनर्जी भी कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। दोनों चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। भाई कोई भी मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के पास कोलिजन करने के लिए जाना है, तो उसको कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करनी होगी। उस डिस्टेंस का नाम क्या लिखते हैं हम लोग? फ्री पाथ। जो टाइम लगता है उसको जाने के लिए, उस टाइम का नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे अगर हम लोग, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। ओके ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो भी मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है वो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। न्यूटन का कौन सा लॉ काम करता है? न्यूटन का थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे बात हो रही है एक्शन और रिएक्शन की। यहाँ पे बात हो रही है एक्शन और रिएक्शन की। भाई देखो, सीधी सी बात है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, गैसियस वेसल से टकरा रहा है, दीवारों से टकरा रहा है, तो जितना फोर्स उस मॉलिक्यूल ने दीवार पे लगाया, सेम टू सेम अमाउंट का फोर्स
उस दीवार ने उस मॉलिक्यूल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ वहां पे फॉलो हो रहा है। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये तो पता है कि एक्शन और रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है। क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बता सकता है मुझे एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इज देयर एनी स्टूडेंट? यस, व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज रिएक्शन, कोई बता सकता है क्या? अभिषेक, अश्मित, आशुतोष, देवेश, कोई बता सकता है क्या? आइडिया नहीं है क्या? देखो, एक्शन का मतलब होता है कि जो हमने किया, व्हाट वी डिड, जो हम कर रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एक्शन। उससे जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज रिएक्शन। मतलब क्या है, एक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट वी डिड, जो हम लोगों ने किया, जो हम लोगों ने किया मतलब कोई फोर्स अप्लाई करने की बात हो रही है, दैट इज एक्शन। और रिएक्शन का मतलब होता है कि हमें क्या मिला, व्हाट वी गॉट, हमें उसके रिजल्ट में मिला क्या, वो हमारा क्या होता है, रिएक्शन। और एक चीज को आप याद रखिएगा कि जो एक्शन और रिएक्शन पेयर होता है वो कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता है। जो भी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा वो हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा आई थिंक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। अब यार कोई भी मॉलिक्यूल है तो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, ऐसा क्यों? ग्रेविटी का इफेक्ट इसलिए नेग्लिजिबल है क्योंकि यार कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसका मास तो बहुत ही कम है ना। जैसे आपने स्मोक देखा, धुआं देखा, वो ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि उसका कोई मास नहीं होता, मासलेस है। अब जब वो मासलेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कोई वेट नहीं होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई मास ही नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट के पास कोई वेट भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर सी बात हो गई कि अगर कोई भी एक गैसियस मॉलिक्यूल है, बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल है जिसके पास कोई मास नहीं है, जब इसके पास कोई भी मास नहीं है, इसका मास 0 है, तो फिर इसके पास कोई वेट भी नहीं होगा। और जब ऑब्जेक्ट के पास कोई वेट ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अर्थ अपने तरफ कोई किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगी, तो फिर वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। क्लियर है गई, ठीक है। तो ये जो इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये अजम्पशंस हैं जो मैंने आपको बताए, ये आपको सारे के सारे अजम्पशंस क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल होगा वो बहुत ही स्मॉल होता है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं उनका कोई एक फिक्स मोशन नहीं होता डायरेक्शन का, वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं, रैंडमली कहीं भी भागते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, अगर किसी गैस का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल जो भी स्पीड से चल रहा होगा उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है स्पीड मॉलिक्यूल्स का, गैसियस मॉलिक्यूल्स का। इसी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी बात हम कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर, कि अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो कंडक्टर का तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका स्पीड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वैसे यहाँ गैसियस मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि गैसियस मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है सबको? एनी डाउट? कोई डाउट है तो एक बार प्लीज बता दो, और नहीं है तो एक बार ओके बोल दो कि नहीं है, ऐसा करके, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ सुन रहे हो आप लोग। कोई एक दो स्टूडेंट प्लीज मुझे बता दो। यस सर, नो डाउट। ओके ओके, वेरी गुड। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की यहाँ पे बात करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस। के जो भी गैस होती है अगर उसको आपने किसी कंटेनर में भर दिया तो अब वो कंटेनर में जो वेसल, मतलब जो भी कंटेनर या वेसल है उसकी दीवारें हैं, उसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करता है। देखो सीधी सी बात है, ये डेरिवेशन जो फॉर्मूला निकलेगा बहुत ही आसान है। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ करने का, बेसिक बिल्कुल आसान तरीका। देखो हमको क्या फाइंड करना है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, ओके। इसका मतलब है कि हमें फोर्स की जरूरत है। अब फोर्स हमको कहां से मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम से। ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। अब मोमेंटम आपको कहां से मिलेगा, मोमेंटम आपको कहां से मिल जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी से। तो बस ये 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, सिंपल सा, आपको प्रेशर मिल जाएगा। इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, जो भी अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करेंगे, बेसिक सा फॉर्मूला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आसान है। बिल्कुल आप ध्यान से समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो
डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि कोई भी एक मॉलिक्यूल आपने लिया है जो स्मॉल है मास का। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ अगर होता है तो। यस, अब बैकग्राउंड नॉइज नहीं आएगा, मैंने वॉल्यूम उसका बंद ही कर दिया बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, कंटेनर में किसी एक मॉलिक्यूल को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, जिस मॉलिक्यूल का मास यहाँ पे कितना है, स्मॉल m मास है, उस मॉलिक्यूल का मास कितना है बच्चों, m मास है, ठीक है। अब m मास का मॉलिक्यूल यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मोशन करने के लिए फ्री है, वो बाउंडेड नहीं है कि वो पर्टिकुलरली x डायरेक्शन में जाएगा, y में जाएगा, z में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन करने के लिए फ्री है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर एनालिसिस में, एज आई थिंक कि वेक्टर एनालिसिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या हो रहा है, हाँ अरे यस, तो वेक्टर एनालिसिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपको किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी लिखना है तो उसका वेलोसिटी आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। आई थिंक आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालते हो तो मैग्नीट्यूड का कैसे फाइंड करते हो, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, दैट इज vx स्क्वायर, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, दैट इज vy स्क्वायर, प्लस उसके बाद आप के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, दैट इज vz का स्क्वायर। इस तरह से आप लोग वेलोसिटी से स्पीड को बना लेते हैं, ठीक है। ये जिसमें आई कैप जे कैप लिखा हुआ है वो वेलोसिटी है, और जिसमें आई कैप जे कैप के कैप सब गायब हो गए वो स्पीड बन जाता है। यानी स्पीड का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये उसी मॉलिक्यूल का, जो एक मॉलिक्यूल हम लोगों ने सेलेक्ट किया उसका स्पीड है। अब उसका जो स्पीड है वो तीनों डायरेक्शंस में, ठीक है। आप यहाँ थ्योरी पे ध्यान मत देना, ये कॉमा लगे हुए हैं, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अब उसी मॉलिक्यूल का x डायरेक्शन में वेलोसिटी या स्पीड कितना है, vx1, उसी का y डायरेक्शन में स्पीड कितना है यहाँ पे vy1, और उसी का z डायरेक्शन में स्पीड कितना है vz1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो मास पार्टिकल मैंने लिया है, ये x डायरेक्शन में भी इसका कोई ना कोई पार्ट है, इसका y में भी कोई ना कोई पार्ट है, और इसका z में भी कोई ना कोई पार्ट है। इन तीनों का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो यहाँ पे निकल के आएगा, ये रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट हमारा कितना निकल करके आएगा, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर। x में भी है, y में भी है, z में भी। 1 1 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया इतना सभी को, ओके चलो ना। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोमेंटम के बारे में, देखो जैसे आप किसी ना किसी रूम में तो बैठे होगे, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक कोई भी मैंने एक फेस ले लिया, इस फेस का लेंथ जो है वो कितना है, L है, इस फेस का लेंथ कितना है, L है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल को लिया, मैंने मान लिया कि ये मॉलिक्यूल है हमारा, और ये मॉलिक्यूल इस सामने वाली फेस तक जाता है, ठीक है। अब सामने वाली फेस तक जब ये जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका स्पीड x डायरेक्शन में अगर हम लोग ले लेते हैं तो vx स्पीड है, पहला मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है तो vx1 स्पीड मान लेंगे। इस मॉलिक्यूल का मास हमने माना है कि m है, तो इसका मोमेंटम जाते टाइम पे मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mvx1। मास इनटू वेलोसिटी तो मोमेंटम होता है। देखो कुछ बेसिक चीज है जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है, इनकेस अगर नहीं पता है तो प्लीज पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मोमेंटम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मोमेंटम जानते हो। तो अब यहाँ पे ये जो मोमेंटम मैंने लिखा, जाते हुए पार्टिकल का, जो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे फेस पे टकराने के लिए जा रहा है, तो कितने मोमेंटम से जा रहा है, mvx1 मोमेंटम से वो जा रहा है। जाते टाइम पे अगर आपने उसका स्पीड इस तरह से लिया है, या वेलोसिटी आपने मोमेंटम इस तरह से लिया है, आते टाइम पे जब वो टकराएगा वापस आएगा तो वो उसका अपना डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, ठीक है। जब वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा तो ये माइनस साइन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ये जो माइनस साइन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला माइनस साइन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स किया है, ठीक है।
एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको अभी बता चुका हूँ असम्पशंस में कि जो भी कोलिजन होते हैं वो कैसे होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं। कैसे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। यानी जितने वेलोसिटी से पार्टिकल दीवार से टकराएगा उतनी ही वेलोसिटी से पार्टिकल दीवार से टकरा के रिटर्न भी आएगा, वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम जो होगा वो कितना हो जाएगा, mvx1 माइनस माइनस mvx1, यानी फाइनली जो टोटल मोमेंटम हमारे पास निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, 2mvx1। ठीक है, ऐड कोई डाउट है इतनी बात में किसी को? ये मोमेंटम हमारा टोटल कितना निकल करके आ गया है, 2mvx1। सर अभी आप जो कह रहे थे एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, शायद स्क्रीन लैग हो गई थी क्या? यस यस सर। हाँ हाँ, लैगिंग, पता नहीं आज यार क्या हो रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे। ये लैगिंग भी हो रहा है, मीटिंग भी चल रही है, आज बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। खैर, मैं अभी दोबारा से आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दो आप मुझे। हाँ, मैं क्या बोल रहा था आपसे कि जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास ये कंटेनर है, कंटेनर का एक फेज है, मान लो ये फेज है, मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे। ठीक है, अब सुनना, ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर की दीवार से टकराएगा, टकरा के वापस भी आएगा। अब जब वो टकराने के लिए जा रहा है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये वाला है, और जब वो यहाँ से कोलिजन करेगा तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो जाएगा, यानी उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स किया। अब आपको या तो जाने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है या फिर आने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल अगर एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो या तो आप राइट साइड वाला एक्स को पॉजिटिव ले लो या फिर लेफ्ट वाले एक्स को पॉजिटिव ले लो। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जाने वाला पॉजिटिव लिया तो आने वाला नेगेटिव ले लो, या फिर जाने वाला नेगेटिव लिया तो लौट के आने वाला उसको पॉजिटिव ले लो, कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि यहां से ये क्या हो क्या रहा है यार, इतना लैगिंग पहली बार हो रहा है जीवन में। समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हाँ, तो पार्टिकल आपने जो लिया है उसको जब आप जाते वक्त की बात कर रहे हो तो यहाँ पे उसका स्पीड कितना है, vx1। तो जब वो यहाँ से टकराएगा और वो लौट के जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, माइनस का vx1। माइनस क्यों आया, क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया। ठीक है, अब जाते टाइम पे उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, बस इसी में मास का मल्टीप्लाई करा देंगे, वेलोसिटी में मास का मल्टीप्लाई, मोमेंटम मिल गया। तो लौट के जब वो आएगा तो उस टाइम पे उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, माइनस का mvx1। अब हमें तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, क्योंकि मैं अभी आपको बताया था कि प्रेशर चाहिए, प्रेशर के लिए हमें फोर्स चाहिए और फोर्स के लिए हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम फाइंड करते हैं। जाते टाइम मोमेंटम क्या था, फिर आते टाइम मोमेंटम क्या था, उनका रिजल्ट कितना आया, मोमेंटम का चेंज कितना हुआ। तो फाइनली मोमेंटम का चेंज यहाँ पे कितना होगा ये यहाँ पे देखा जाए तो 2mvx1। ओके, अच्छा आप लोग 1 मिनट रुको जरा, ये बहुत ही दिक्कत दे रहा है यार, क्या समस्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट रुकना। मैम, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या मैं इस मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? अगर अभी लेफ्ट करता हूँ दोबारा से ज्वाइन हो जाएगा ना? सर आप तो होस्ट किसी और को बना सकते हैं। नहीं वो यार, अब एक्चुअल में ये लिंक मैंने क्रिएट नहीं किया है ना, तो एक मिनट रुकना जरा, मैं देखता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, आज ही आना था सब कुछ। बहुत ही ज्यादा लैग हो रहा है आज। अगर दोबारा से अभी लैगिंग स्टार्ट होगा ना तो फिर मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा फिर। ओके, अभी जब तक चल रहा है तो चलाते हैं। हाँ, आ गई कॉल। हेलो हेलो।
मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ बच्चों, ओके, प्लीज वेट। ओके, am I audible ना? सो मैं यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा था कि मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, अगर वो सामने वाले दीवार पे कोलिजन करने के लिए जा रहा है, उसका मोमेंटम अगर यहाँ पे कितना है Vx1 है, तो वो जब लौट करके आएगा तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा -Vx1। माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स किया है, एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई माइनस साइन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो फाइनली जो इनका जो चेंज इन मोमेंटम निकल करके आएगा, तो वो चेंज इन मोमेंटम इनका कितना निकल के आएगा, ये आप लोगों ने देखा यहाँ पे, ये माइनस साइन है तो ऐड हो गया फाइनली, तो मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा 2mVx1 ऐड हो गया। सिंपल, उसमें कोई लॉजिक नहीं, स्पेशल मतलब कुछ है नहीं कि आप ऐसे घबरा जाए कि ये क्या हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? ओके ना। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम टेकन बिटवीन द सक्सेसिव इंपैक्ट ऑन द सामने वाली फेज जो हम लोगों ने मानी है। अब यहाँ पे कोई भी नाम है एक, ठीक है, आप फेज कोई भी ले सकते हो, सामने वाली जो फेज है। अब सुनना मेरी बात, तो टाइम निकालने का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब क्या है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वही है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उससे टाइम हम लोगों ने निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी जो भी है। अब देखना मेरी बात कि अगर हम बात करते हैं कि ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस कितनी है? एल है। ये सामने यहाँ पे क्या है? फेज है। ये सामने यहाँ पे क्या है? फेज है। और मॉलिक्यूल हमारा इस पॉइंट ओ से स्टार्ट किया चलना, तो एल डिस्टेंस जाएगा वो सामने की तरफ, और फिर वो वहां से लौट के भी तो आएगा एल डिस्टेंस ही। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने? 2l। एल गया, एल वापस आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2l। और स्पीड उसका कितना था? स्पीड उसका कितना था? Vx1। तो फाइनली जो टाइम लगा उसको, वो कितना टाइम लग गया है? 2l अपॉन Vx1 उसको टोटल टाइम लगा है। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। अब हमें क्या चाहिए है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। भाई मोमेंटम तो हम फाइंड कर ही चुके हैं मोमेंटम हम लोगों ने फाइंड कर ही लिया, टाइम हमारे पास आ ही चुका है। इन दोनों का अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो उससे हमें फोर्स मिलेगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, या जो भी फोर्स अप्लाइड है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे टाइम टेकन भी हमें पता है। मोमेंटम कितना हमारे पास? 2mVx1 है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया था। और टाइम टेकन कितना लगा है? 2l अपॉन Vx1। इनका रेशियो हम लोगों ने निकाला है, तो ये आप देख सकते हो कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। और ये Vx ऊपर जाएगा तो फाइनली स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम निकल के आया है, वो कितना निकल करके आया है? mVx1 स्क्वायर अपॉन l, ठीक है ना। चलो
अब हम अगर फोर्स की बात करते हैं, ये तो आ गया मोमेंट, अगर हम फोर्स की बात यहाँ पे करते हैं तो फोर्स का मतलब ही है, ये एक्चुअल में जो हम लोगों ने फाइंड किया है ये फोर्स ही तो निकाला है हम लोगों ने। चेंज इन मोमेंटम टाइम के साथ देखेंगे, रेट टाइम के साथ देखेंगे तो वो फोर्स ही होता है। तो कितना हो जाएगा ये mvx1 स्क्वायर अपॉन एल। कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अभी तक तो हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल से मिलकर के पूरी गैस बनी है। तो क्या लिख सकते हो, mvx1 स्क्वायर अपॉन एल, mvx2 स्क्वायर अपॉन एल प्लस mvx3 स्क्वायर अपॉन एल, इस तरह से। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे m सबका सेम कैसे है, क्योंकि ऊपर मैं assumptions में आपको बता चुका हूँ कि सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे आइडेंटिकल है, तो सबका मास जो होगा वो लगभग लगभग कैसा है, सेम। क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल है तो सबका मास सेम ही मान लेते हैं। तो मास यहाँ पे हम लोगों ने m मान लिया है और l को भी कॉमन किया, तो बचा क्या है हमारे पास अंदर ब्रैकेट के अंदर, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर प्लस vxn स्क्वायर, ये हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, ओके। अब अगर इसमें आपने कैपिटल N का मल्टीप्लाई कराया, सुनना मेरी बात देखो एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल है। हमारे पास उस एक मॉलिक्यूल जैसे कितने मॉलिक्यूल है टोटल, कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने क्या बोला, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हैं। तो कैपिटल N का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, यानी मिलेगा क्या, n इंटू m। क्या मिलेगा, n इंटू m। तो ये आपको पूरी गैस का मास मिलेगा, हाँ या ना, पूरी गैस का मास। देखो पूरी गैस के पास n मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m, तो पूरी गैस का मास कितना हो जाएगा, m इंटू n। तो यहाँ पे हम लोगों ने n का मल्टीप्लाई करा है, इससे हुआ क्या है कि ये पूरी गैस का मास हमें मिला है। और ये जो चीज यहाँ पे आप लोगों ने लिखी है, ये वही है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से मैथमेटिक्स में, क्या वो पढ़ते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, वो मीन वैल्यू वगैरह वगैरह फाइंड करते हैं उसको अपन, एवरेज वगैरह। ठीक है, तो उसको अपन ने इस तरह से कुछ यहाँ पे लिखा। अब इसका मतलब क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। देखो ये सिंबल तो मीन का हो गया, एवरेज कह दो, स्क्वायर भी लगा है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। किस डायरेक्शन का है, एक्स डायरेक्शन का, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे वी एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, वी एक्स लिखा है, दैट्स वाई हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में है। ओके, अच्छा। अब यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर को तो हम लोगों ने बोल दिया कि ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, लेकिन हमें एक चीज और भी पता है ना यार, कि वी एक्स स्क्वायर जो होगा वो वी स्क्वायर बाई 3, ये कैसे हो गया। अब देखना, ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो गया। अरे बहुत ही ज्यादा लैगिंग चल रहा है यार, स्लाइड तक चेंज नहीं हो पा रही। देखो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि v इज इक्वल टू कितना था, यहाँ पे आप देख सकते हो वी एक्स स्क्वायर प्लस का वी वाई स्क्वायर और प्लस का वी जेड स्क्वायर। ठीक, कोई भी एक मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो उसका तीनों डायरेक्शंस में वेलोसिटी सेम ही तो रहेगा, एक्स में हो, वाई में हो या जेड में हो, तीनों डायरेक्शंस में उसका वेलोसिटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतनी बात तो पता चल गई कि Vx इज इक्वल टू, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, बाद में आ रहा है उस पर, Vy इज इक्वल टू Vz। ये चीज तो आपको पता चल गई, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है। तो क्या लिख सकते हो बताओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे Vy की जगह पे Vx लिख दो और Vz की जगह पे भी आप Vx लिख दो इस फॉर्मूले में, तो क्या मिलेगा आपको, Vx स्क्वायर प्लस का Vx स्क्वायर प्लस का Vx स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3Vx स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो ना। यानी हमें मिल गया Vx स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 3। यही मैं बात आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये चीज जो है वो कहाँ से आई। ठीक है, पता चल गया। अब बस ये वेलोसिटी जो वैल्यू आ गई है, ऊपर प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होता है कि फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं। एरिया कितना होगा, अगर साइड एल है तो एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर्स अपॉन एल स्क्वायर, और फोर्स का वैल्यू आपने निकाल ही लिया, ऊपर वैल्यू रख दी, तो फाइनली आपके सामने ये रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, सिंपल सा था, कोई स्पेशल कलाकारी है नहीं उसमें, बहुत ही आसान सी चीज है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, प्रेशर आपको फाइंड करना है, उल्टा चलेंगे, प्रेशर निकालना है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, आपको फोर्स निकालना होगा। अब फोर्स कहाँ से आएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, तो उसके लिए आपको मोमेंटम निकालना होगा। ठीक है, बस अब वैल्यू आप रखते चले जाओ, आपको फाइनली प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो इतनी बात में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ लो मेरे से। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन आज मेरी पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा लैग हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इतनी बात में, प्लीज बता दो आप।
नो सर। बताइए, कोई डाउट नहीं है ना? चलो ओके, वेरी गुड। और बाकी जो भी हमारे साथ स्टूडेंट कनेक्टेड है, प्लीज एक बार आप सभी लोग बता दो मुझे। नहीं है ना डाउट? नो सर। गुड, ओके, चलो ठीक है। तो बच्चों आज यार हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है? इसके बाद का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। देखो मैं ये पेन चला रहा हूँ, चल भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है आज, समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। अब चला, ठीक है? तो मैं देखता हूँ अभी क्या दिक्कत है, ठीक है? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो थैंक यू। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अभी भी टाइम है आपके पास। है कोई डाउट क्या किसी को? नो सर। ओके 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 ओके, चलो तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसमें, ठीक है? मैं देखता हूँ इसको। चलो ओके, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.